किस किस तरह के मामले अक्सर पीड़ित पुरुषों के होते हैं? अधिकतर मामलों में लड़की के मायके वाले वो सलाह देते रहते, इंटरफियर करते रहते, और कई सारे मैटर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। पिछले 10 सालों से इतनी सिचुएशन बदली है कि अब फॉल्स केसेस कोर्ट में बहुत जाने लगे। जो वोमेन सब्जेक्ट थी क्रुएल्टी की, वो बिकम्स मेल हो गए क्रुएल्टी के शिकार। अब उसमें वो महिलाएं जो कि इसको एज ए टूल यूज कर रही हैं, उनको ये है कि भाई मेंटेनेंस, हमें कुछ पैसे मिल जाए इससे और हम कहीं और सेटल हो जाए, और इसमें कानून का भी फेल्योर है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। शादी, जिसे हम प्यार और भरोसे का सबसे पवित्र रिश्ता मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर यही शादी एक सजा बन जाए? हम अक्सर बातें करते हैं महिला उत्पीड़न की, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की, लेकिन पुरुष पर हो रहे अत्याचारों की कौन सुनेगा? क्या पुरुषों के पास भी कोई अधिकार हैं? क्या वो कानूनी सहारा ले सकते हैं? अगर अधिकार हैं तो कौन कौन से हैं? इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर वेद प्रकाश त्रिपाठी जी। आपका स्वागत है त्रिपाठी जी। जी, धन्यवाद मैम। पुरुषों पर होने वाले अत्याचारों की बात बहुत कम होती है और आंकड़े बताते हैं कि रिपोर्ट सामने नहीं आती, लेकिन 50% मर्द जो हैं देश में, वो कहीं ना कहीं पीड़ित है। जी बिल्कुल। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके मैं बैकग्राउंड में थोड़ा सा जाऊंगा। 2005 के पहले कोई ऐसा सच वोमेंस के भी फेवर में बहुत ऐसे फंडामेंटल राइट या मतलब बेसिक राइट्स नहीं थे उनके। 2005 में प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, तब से लेडीज़ को ये प्रोटेक्शन मिला कि वो अपने उत्पीड़न के लिए कोर्ट में जा सकती थी, और बहुत अच्छा था। गवर्नमेंट का अच्छा अप्रोच था, लेजिस्लेशन लेके आई, और बहुत सारी जो जेन्युइन केसेस थे जिसमें महिलाओं का वाकई उत्पीड़न होता था, तो उसमें उनको प्रोटेक्शन मिला। बट बाद में कुछ चीज़ें बदल गई। बाद में क्या हुआ कि मेंटेनेंस का प्रोविज़न जो पहले भी था, सेक्शन 125 सीआरपीसी वोमेन को मेंटेनेंस का प्रोविज़न करता है। हुआ क्या कि मेंटेनेंस के चक्कर में बहुत सारे लोग जो है, जिनका ज़्यादातर इनिशियल तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में, फिर बाद में वो ग्रीडीनेस में बदल गई। मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर दिया। 498 ये जो आईपीसी में है वो तो पहले से चला आ रहा था, तो वो मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी मतलब डावरी को लेकर के था, वो तो पहले से था। अब सिचुएशन इधर बदल गई काफ़ी। पिछले 10 सालों से इतनी सिचुएशन बदली है कि अब फॉल्स केसेस कोर्ट में बहुत जाने लगे जी। और उस फॉल्स केसेस जाने के नाते वाकई जो वोमेन सब्जेक्ट थी क्रुएल्टी की, वो बिकम्स मेल हो गए क्रुएल्टी के शिकार। और अभी मैं आंकड़ा मैंने आज सुबह ही देखा है, 1,40,498 के केसेस, फॉल्स केसेस इंडिया में वो पेंडिंग है, फाइल लंबित है। हाँ लंबित है। आज कल की न्यूज़ है, बरेली कोर्ट में एक लेडी को जो है मतलब मेल को एक्विटल किया है। लेडी को जज ने पनिश किया है कि जितने दिन मेल अंदर था जेल में, उतने दिन आपको हम जो है भेज रहे हैं। यानी कि महिला ने झूठे आरोप लगाए थे, जिसके कारण पुरुष को जेल में रहना पड़ा जेल था। में रहना पड़ा। और अब कानून ने सजा सुनाई है लड़की को कि आपने झूठा केस करा। तो पहले मेरा कहने मतलब ये था, जब है कि जब उस टाइम में जबकि वोमेन्स के पास राइट नहीं थे, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया और उससे उनको राइट मिला। आज वो सीन फिर बदल चुका है। अब आज जो है मेल उसके शिकार हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के, मैट्रिमोनियल क्रुएल्टी के। तो आज ये ज़रूरत है कि अब मेल के फेवर में भी कानून बने, लेजिस्लेचर इस पे गौर करे। और अभी रिसेंटली जब चंचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे, तो उन्होंने रिकमेंड किया, गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि आप इस एस्पेक्ट पे सोचें और उचित कानून बनाएं। अभी वो पेंडिंग है गवर्नमेंट के उसमें, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आगे जरूर कुछ न कुछ इस पे होना चाहिए। और ये मामला इतना छोटा नहीं है, अगर हम देखें तो ये कहाँ तक ये मामला चला जाता है। तभी हमारे सामने खबरों में अतुल सुभाष होते हैं या मानव शर्मा होते हैं, या आगरा का जो मुद्दा था टीसीएस के मैनेजर का। तो ये तो 1-2 नाम मैं आपके सामने रख रही हूँ, लेकिन तमाम ऐसे नाम हैं। जब आप इंटरनेट पे जाएं
तो देखिए न जाने कितने ऐसे मामले हैं जी जहां पुरुषों को जी प्रताड़ित जी जी होना पड़ा अभी है। निशांत त्रिपाठी का एक मामला है जिसमें उनकी मदर ने भी नोट लिखा हुआ है। हम्म। तो वो भी एक रिसेंट मतलब ज्वलंत उदाहरण है। हम्म। तो अब जबकि सोसाइटी में 50% का रेशियो पहुंचना एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। हम्म। तो अब तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पे जो है लॉ बनाना चाहिए और प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्या हम इसका अर्थ ये समझे कि जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं या कानूनी सहायता मिली है, उसका दुरुपयोग हो रहा है? जी, उसका दुरुपयोग हो रहा है। बेसिकली महिलाओं को जो सुरक्षा मिली है वो होनी चाहिए, वो रहना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है क्योंकि महिलाएँ शुरू से ही पीड़ित तो रही हैं 100%। लेकिन अब उसमें वो महिलाएँ जो कि इसको एज़ ए टूल यूज़ कर रही हैं, जिनका अपने हस्बैंड के घर वालों से कोई अटैचमेंट नहीं है, उनको ये है कि भई मेंटेनेंस हमें कुछ पैसे मिल जाएँ इससे और हम कहीं और सेटल हो जाएँ। तो उसको डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, उस कंडीशन में ऐसे लॉ बनाए जाने चाहिए कि उस कंडीशन में कोई उनको मेंटेनेंस ना मिले और उनके केस डिसमिस हो जाएँ। यानी कि जो कानून बनाए गए थे महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, जैसे दहेज के मामले में देखा जाता था कि किरासन डाल के आग लगा दिया। जी, हाँ, जी, जी, तो वो तमाम इतने मुद्दे थे जब हम लोग छोटे थे, तो मैं तो ऐसे बहुत केसेस सुनती थी। हाँ, जी, तो उसको सुरक्षा देने के लिए ये कानून लाया गया कि 498 ए सुरक्षा देगा महिलाओं को, लेकिन उसका दुरुपयोग अब हो रहा है। जी। लेकिन पुरुषों के पास क्या अधिकार है? ये अभी कुछ एज़ है? सच हाँ, अभी एज़ सच पुरुषों का पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है, इफ़ेक्टिव अधिकार कुछ नहीं है। ओके। सिंपल आईपीसी में जो मान लीजिए सिंपल प्रोविज़न सबके लिए वही है कि किसी ने अगर मार-पीट दिया तो 323 में चले जाइए। मतलब उनके लिए स्पेशल कोई भी इनेक्टमेंट अभी नहीं है। हुँ, हुँ। तो जो लॉ होना चाहिए और इनेक्टमेंट होना चाहिए चूँकि बिना लॉ के तो आप जाएँगे कहाँ, कोई रेमेडी नहीं है। तो कैसे पता चलेगा इन मामलों में कि पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है? क्योंकि एक पूर्वाग्रह है कि महिलाएँ पीड़ित होती हैं। ये जी। एक नोशन तो यही है लोगों के बीच में। जी, इसके लिए प्रॉपर चैनल है कि जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई ऑफ़ेंस होता है, तो फर्स्ट रेमेडी क्या है? वो पुलिस थाने में जाता है, अप्रोच करता है। तो पुलिस थाने में जाता है, वहाँ कंप्लेंट देगा कि भई मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। जो उसमें आईओ डिप्यूट होगा, पुलिस ऑफ़िसर डिप्यूट होगा, उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो उसमें जाँच करे। हुँ। अगर कुछ एविडेंस है, तो उसको जो है फिर इनिशिएट करे आगे एफआईआर दर्ज करे। अगर नहीं है, तो उसको क्लोज़ कर सकता है। तो ये उसमें होता है बेसिकली प्राइमा फेसी यही होता है। बाकी अगर वो चाहे तो कोर्ट में हस्बैंड जा कर के क्रिमिनल कंप्लेंट भी दर्ज कर सकता है हुँ। कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है तो इसमें क्रिमिनल कंप्लेंट होनी चाहिए। हुँ। तो ये चीज़ है उसी से पता चलेगा कि वाक़ई वो शिकार है कि नहीं है क्रूएल्टी का। कानून में जब कोई प्रावधान आए पुरुषों के लिए, तो आपको लगता है कि फिर भी पुरुष जो है, चूँकि कहीं न कहीं थोड़ा एक समाज में अपनी छवि ना खराब हो या अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, पुरुष क्या कानून का सहारा लेंगे? क्योंकि ये भी होता है कि लोग क्या कहेंगे? हमारा समाज ऐसा है, लोग क्या सोचेंगे? देखिए कानून में और ये चीज़ हर सबको जानना चाहिए, कानून बनता है बेसिकली तो कानून इसलिए बनता है कि हर व्यक्ति कानून जाने, सिर्फ़ वकील ना जाने, सिर्फ़ जज ना जाने, सिर्फ़ लॉ स्टूडेंट ना जाने, सब लोग जानें। कानून इसीलिए बनाया जाता है। तो हमारे कानून में एक पहला चैप्टर है कि जुर्म सहने वाला उतना ही भागीदार होता है जितना जुर्म करने वाला। तो अगर हस्बैंड मान लीजिए इस सिनेरियो में जैसे हम जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, हस्बैंड अगर कानून का सहारा नहीं लेता है, नहीं जाता है, तो फिर उसके लिए तो कोई रेमेडी नहीं है। चूँकि जब कोई दरवाज़ा खटखटाएगा नहीं कोई रेमेडी लेने के लिए, तो कानून तो जाएगा नहीं वहाँ पे। तो उस कंडीशन में हस्बैंड को ही जाना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। तो जैसे ये मामले हैं, क्या मामला अतुल सुभाष का, या जो तमाम नाम हमने ज्वलंत मुद्दे ऑलरेडी डिस्कस किए, ये आपको लगता है कि ये एक हद पार कर गई होंगी ये चीज़ें, जो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी? हाँ, बिल्कुल हद पार कर गई हैं और इसमें कानून का भी फेल्योर है कि कहीं न कहीं 100% मुझे नहीं लगता कि अतुल सुभाष ने कोई कंप्लेंट नहीं करी होगी। उसको ठीक से परस्यू नहीं करा गया और आपने देखा कि जज ने भी कमेंट अगेंस्ट में किया था। तो इसमें जजों को भी मतलब ये ज़िम्मेदारी समझनी पड़ेगी, वकीलों को भी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए क्योंकि केस बहुत सेंसिटिव होता है हुँ। और किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए कि अगर लेडी ने फाइल किया है तो जो है
हस्बैंड जो है वाकई वो एक्यूज्ड है, चूंकि जब तक ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा किसी के प्रति हम अपना पूर्वाग्रह नहीं बना सकते हैं कि कौन दोषी है। जो दोषियों को ट्रायल के बाद पता चलेगा। तो वो अप्रोच जो है जज को, मीडिएटर्स को, वकील को, सबको रखना चाहिए कि न्यूट्रल होके ही ट्रायल करें और न्यूट्रल होकर के डील करें सारे इश्यूज। लेकिन मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, एक आम इंसान की तरह मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, सपोज कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है जिसको कोई तकलीफ है, वो पुलिस के पास भी तो जाके कंप्लेन कर सकता है ना, अगर उसको कोई स्टेप उठाना है तो। वही करना ही होता है। तो फिर दिक्कत कहाँ है? वो तो अभी भी हो सकता है जब कानून ना हो नहीं, तो हो सकता है। समस्या ये है कि अभी जैसे सपोज लेडी ने एफआईआर करवा दी, 498A में एफआईआर हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर दिया, मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया, लेकिन हस्बैंड के पास अभी कुछ नहीं है। अगर उसको प्रताड़ित किया गया है तो सिर्फ कंप्लेंट देगा, तो कंप्लेंट क्रुएल्टी का या 323 की जो कंप्लेंट होगी वो बहुत नॉर्मल है, बेयर मिनिमम है। तो वो कोई रेमेडी नहीं है, उसे कोई रेमेडी नहीं देती है। मतलब वो कहीं से ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकता है कि जिससे प्रेशर क्रिएट हो लेडी पर कि नहीं, अगर वो गलत है तो वो भी जो है उसके ऊपर भी कानून कुछ न कुछ एक्शन लेगा। तो स्कोप हस्बैंड का कम है क्योंकि लेजिस्लेशन नहीं है, इस पे लेजिस्लेशन नहीं है और इस पे कानून बनेगा तभी उनको रेमेडी कुछ मिल पाएगी। अगर कानून आप कह लीजिए कि बन भी जाता है तो क्या, चूंकि महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए भी है और पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए भी अगर कानून आता है तो नल एंड वॉइड नहीं हो जाता? नहीं, नल एंड वॉइड नहीं होगा, चूंकि सब्जेक्ट सबका अलग होगा। अगर वोमेन की क्रुएल्टी है तो वो अपने रेमेडी को जो है अवेल की है, एफआईआर करवाई है। अगर हस्बैंड की क्रुएल्टी है तो वो अपना अलग से करवाएगा, तो उसमें कोई क्लैश नहीं होगा। जब कानून बन जाएगा तो सबके सब्जेक्ट मैटर अलग अलग होते हैं, फिर वो अच्छा। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा इशू है कि जितने तरह के केसेज होते हैं वो अलग अलग कोर्टों में चलते हैं। बेसिकली एक ऐसा सेटअप करना पड़ेगा कि मैट्रिमोनियल केस हो और उसमें जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस है और आपका मेंटेनेंस का केस है, 498A का है, या हस्बैंड कोई कानून बने, हस्बैंड फिर उसमें केस फाइल करे, तो एटलीस्ट उसको एक ही कोर्ट में उसका ट्रायल हो, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है पुरुषों को? पुरुषों को सुरक्षा एक तो ये मिलनी चाहिए कि अगर 498A में एफआईआर होती है तो उनको भी ऐसा कोई का लॉ प्रोवाइड करा जाए, सेक्शंस बनाए डाले जाएं आईपीसी में कि उनकी भी एफआईआर हो और दोनों में इन्वेस्टिगेट करा जाए, फिर प्रॉपर जो है उसमें चार्जशीट फाइल हो और मतलब उसको कंडक्ट करा जाए। और दूसरी बात, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है कि वो इस चीज़ों को सीरियस लें, क्योंकि ये जो वैवाहिक इंस्टीट्यूशन है आज खतरे में है और इसके लिए चाहे पुलिस हो, जज हो, वकील हो, मीडिएटर्स हों, सबको अपना रोल बहुत सीरियस तरीके से अदा करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई किसी का कोई मर्डर नहीं किया है भाई, क्लैशेज हैं, उनके पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो नहीं मैच कर रहे हैं, तो उसको बहुत सीरियस तरीके से और उसको निपटाया जाए, किसी को नीचा ना दिखाया जाए। चूँकि मैं खुद वकील हूँ, मैं कई बार कोर्ट में गया हूँ, तो हस्बैंड को ऐसा ट्रीट किया जाता है कि जैसे उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया हो, 302 कर दिया हो, ऐसा लगता है कि तुम बाहर खड़ा हो रहो, वेट करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब समाज और कानून कहीं ना कहीं झुकाव स्त्रियों के प्रति है, जो इसका कारण बन रहा है। जी जी जी। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके आसपास अगर कोई पीड़ित पुरुष है जो कि पत्नी का सताया है या फिर आपके घर में कोई है, तो हिचकिचाएं नहीं, कानूनी सलाह लें और पुलिस तक जाएं और अपनी सुरक्षा खुद करें। आत्महत्या सॉल्यूशन नहीं है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।